नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन के अंदर। आप सभी के एग्जाम शुरू हैं मार्च में। यूपीएसआई और एनटीपीसी वाले बच्चे खास, आप सबके लिए मैं एक रिवीजन क्लास लेकर आया हूं आज। और ये रिवीजन क्लास जो है ना, वैसे तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम एडवांस मैथ के करने वाले हैं। और ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल अभी कल परसों किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका एग्जाम का लेवल होता है ना, उसमें 10th लेवल तक के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 10th लेवल यानी 10th क्लास तक, ठीक है। और आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है वो लेटेस्ट है, पहली चीज। दूसरी बात, दिखने में थोड़े बहुत अलग मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अब आप ये देखिएगा आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल वैसे ज्यादा है कि पेपर में सेम टू सेम आने वाले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि एवरेज और एवरेज से बिलो ही हैं सवाल सारे। पर हाँ, ऐसे हैं कई कई टॉपिक ऐसे होंगे इसमें जो आप छोड़ के ही चले जाते हैं। कई कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होगी। कई कई चीजें ऐसी होंगी जहां आप करने का तरीका सीखेंगे, जो आपको और भी बहुत सारी जगह काम आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। 7 × 11 × 13, लास्ट में मैं बताऊंगा ये किस एग्जाम के सवाल हैं, ठीक है। अभी मुश्किल से 5-6 दिन पहले एग्जाम हुआ है। 7 × 11 × 13 + 5। भाई पहले तो आप सब ना ये याद ही रख लो, 7 11 13, जब भी आप इसे गुणा करेंगे तो नंबर बनता है हमारा 1001, ठीक है जी। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए पहली बात तो। 7 11 13 कभी भी आप गुणा करेंगे तो नंबर बनता है 1001। बहुत सारी जगह ये डायरेक्ट ही काम आता है। अब 1001 में जब आप 5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1006 बन जाएगा। अब वो बोलता है क्या ये प्राइम नंबर है? जी नहीं, ये प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये ऑड नंबर है? जी नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए, हाँ, प्राइम नंबर के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से भाग हो रहा है। 2 से भाग हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर ऑड नंबर होता कि यहाँ पर 1007 आ जाता, तो मेरे को शायद दिक्कत होती है सोचने की कि हाँ ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑड नंबर ही होता है प्राइम, इवन तो होता नहीं है 2 को छोड़ के। ऑड नंबर ये है नहीं। क्या 5 का मल्टीपल है? नहीं है। कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मिनिमम नंबर ऑफ आपके 3 फैक्टर हो, 1 वो नंबर और कोई, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। मैंने बोला सवाल अच्छे हैं, आपको मजा आएगा करने के बाद। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा सच नहीं होगी? 2 सर्कल सिमिलर, देखिए सिमिलर पे है, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये जानिए, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है, कि एक जैसा दिख रहा है। समझ रहे हो बात? 2 सर्कल्स आर सिमिलर, कोई भी 2 वृत्त जो होते हैं क्या वो सिमिलर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। आप बड़ा वृत्त ले लो और छोटा वृत्त ले लो, ये एक जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। हैं ये एक जैसे, साइज बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये तो सही है हमेशा, हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है। 2 आइसोसलीस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल वो भी आइसोसलीस, ये भी एक जैसे ही होंगे क्योंकि 45 45 45 45, तो दिखने में तो ये एक जैसे ही होंगे, डायमेंशन कुछ भी हो इनकी, ठीक है। तो 2 आइसोसलीस राइट ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे, हमेशा होंगे जी, ठीक है। साइड का रेशियो सेम रहेगा, 1 1 √2 1 1 √2। 2 रेक्टेंगल आर सिमिलर, क्या 2 रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होंगे? ये बात है भाई साहब सोचने वाली। 2 रेक्टेंगल सिमिलर, भाई अगर उनका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो सेम है तो ही वो सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ऐसा क्यों? ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ये बना दिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया ये, क्या ये सिमिलर है? जी नहीं।
एक की लेंथ ज्यादा है, एक की चौड़ाई ज्यादा है, ब्रेड ज्यादा है, तो ये सिमिलर नहीं दिख सकते आपको। तो सिमिलर रेक्टेंगल होने के लिए एल और बी का रेशियो सेम होना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए सवाल रखा गया है। तो ये ऐसी चीज है जो हमेशा ट्रू नहीं होगी। कब ट्रू होगी? जब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो सेम होगा। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल एक जैसे हैं। अगले पर आते हैं। अगला है ये हमारे सामने। अब बहुत सारे बच्चों को ना इसकी भी आदत नहीं है, वो जैसे यू कर वर्ब सा देख लेते हैं घबरा से जाते हैं एकदम। ठीक है, पर बेसिक सवाल है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं। ठीक है, माकूम बैच में भी पढ़ाया है मैंने। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताने, बहुपद कितने होंगे पॉलिनोमियल्स के। कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ बनाया गया और उसके जीरो पूछा है। जीरो क्या होते हैं? सॉल्यूशन होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि वो सेटिस्फाई कर जाए उसे जीरो के बराबर। ठीक है, अब जीरो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जीरो। ध्यान रखिएगा जो चीज बता रहा हूं, जितने पॉइंट पर ग्राफ, जितने पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, उतने सॉल्यूशन होंगे, उतने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन या जीरो बात एक ही है। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे काट रहा है भाई? 1 2 3 4। तो इसके 4 जीरो होंगे, यानी 4 वैल्यू होंगी एक्स की जिसपे पोलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, 2 वैल्यू इसकी पॉजिटिव है एक्स की, 2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे भी बन जाता है। पर मैंने क्या बताया, जितने पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस को काटेगा, उतने ही सॉल्यूशन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जिसको पता है वो देखते उड़ा देगा, कई बच्चों को ये नहीं पता होता। अगले पर आते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको ये, और आपको उसका nवां पद बताना कि nth टर्म कौन सी होगी। देखो भाई, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, आपको ध्यान हो तो, मैं आपसे हमेशा एक चीज बोलता हूं कि भैया nth टर्म निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा, देखूंगा -1/3 आ रहा है, n की वैल्यू 1 रखो, -4/3 आएगा। n की वैल्यू 1 रखो, -1/3 आएगा। n की वैल्यू 1 रखो, -1/3 आएगा। n की वैल्यू 1 रखो, 5/3 आएगा। तो दो ऑप्शन मिल गए, दो ऑप्शन कट गए। अब क्या करूंगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 रखने पे क्या आना चाहिए, 4/3। 2 रखिए, 5 दूनी 10, 10 - 6, 4/3। 2 रखिए, 3 दूनी 6 -4, 2, 2/3। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट भी नहीं लगाना आपको इसके अंदर, केवल देखना है। मैं ये भी कर सकता था, n की वैल्यू 3 डाल के चेक कर लूं, 3 किस में आएगा, 3 डाल लो, 15 - 6 9, 9/3, 3 आ रहा है, 3 3 9, 9 - 4, 5/3 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन के करूंगा और सीधा दिमाग में करूंगा। अगला सवाल देखिए। आज की क्लास में आपको सीखने को बहुत मिलेगा कि करा कैसे जाता है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे ये देखिए, ये सवाल है डीई समांतर है बीसी के। मैंने वही सवाल लिए जैसा मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में मिल सकते हैं भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हवाबाजी करके बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन बनाया जाए वही आपको मिले। और मेन बात है, आप क्लास में ये सीखिए कि आपको पेपर में करना कैसे। ठीक है, और कई जगह आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, कई कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता होंगे। डीई बीसी के समांतर है, वो बोलता है एडी और ए बी का रेशियो दे रखा है 1:3। तो मेरे को ए दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, तो ए सी बताना है। भाई ध्यान से देखना, 2.5 सेंटीमीटर ये नहीं दे रखा, 2.5 सेंटीमीटर ए ही दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं कैसे करता हूं, मैं सिमिलरिटी कैसे देखता हूं। 1:3 का मतलब है ये 1 तो ये 3, 1 की वैल्यू 2.5 है तो 3 की क्या आएगी, 7.5, पूरा आ जाएगा 7.5। ठीक है, हो सकता है वो मेरे से ईसी पूछ ले, तो ईसी पूछता तो 5 आता, पर उसने एसी पूछा है तो 7.5 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, लिखूंगा मैं कुछ भी नहीं भाई साहब इसके अंदर। अगला देखिए, एक पोलिनोमियल बहुपद दे रखा है, इसके जीरो का सम आपको दे रखा है 2। ठीक है,
अब जीरो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, माइनस के इंटू माइनस यानी के बटा 3, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है सवाल, बेसिक सवाल है। हाँ, ये आया है सवाल कुछ, एक पेंडुलम है जिसकी 70 सेंटीमीटर लंबाई है और ये आर्क बनाता है कितना, 88 सेंटीमीटर का, ये है 70 सेंटीमीटर लंबाई, तो ये केंद्र पे जो एंगल बनाएगा आपको वो बताना है। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, यानी एंगल अगर आप निकालोगे तो आर्क लेंथ जो कि 88 हो गई बटा रेडियस, ये आ गया। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू आ गई, पर इससे जो एंगल निकलता है ना, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा रेडियन में निकलता है भाई। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे पाई से। ठीक है जी, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं पाई का मतलब क्या है। देखिए एक बात तो पक्की पता लग रही है मेरे को, ध्यान से देखिए, वो क्या, एक बात मेरे को पक्की पता लग रही है कि 80 और 70 तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आंसर में 9 आएगा। पाई का मतलब क्या है, 22/7। ठीक है, आंसर में 9 आएगा। दूसरी चीज जो मेरे को पता लग रही है, मैंने बिना कैलकुलेशन के बता दी क्या, कि 36 आंसर नहीं होगा। अब आप सोचेंगे मैंने कैसे बता दी, मैं बताता हूं दोस्तों, बात समझना। 88/70 ये लगभग 1 पॉइंट कुछ रेडियन है। एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट लगभग कुछ सेकंड वगैरह, यानी एक रेडियन अगर है तो 57 डिग्री तो कम से कम है, तो 57 से तो ऊपर ही आंसर आने वाला है, इसलिए काट दिया मैंने। ये मैंने सॉल्व नहीं किया इसे, देख रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, पोलिनोमियल ये दे रखा है, इसके जीरो दे रखे हैं, यानी अल्फा और बीटा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, कि नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा। अब एक और चीज देखिए, अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, -b/a, इसमें क्या होता है, c/a। तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, मैं आपकी जगह होता ना, मैं सीधा ये कैलकुलेट करता, -b/c। ठीक है, -b कितना हो गया, +7 बटा c कितना हो गया, 6, तो 7/6 मेरा आंसर आ जाता, खत्म। देखते ही आंसर बता देता मैं इसका, कि -b वाले का होना है और नीचे c वाला आ जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है आपके सामने ये, आइए देखते हैं। ये एपी में आपको दे रखा है, अगली टर्म बतानी है क्या होगी। देखो एक बात तो पक्की है, कोई ए डी वगैरह ये सब निकालने मत बैठ जाना, एपी को बहुत ध्यान से समझा जाता है। 9 9 आ रहा है, 9 तो आएगा, 9 को तो भूल जाओ, चलो जी 9 को भूल गए हम, सब जगह 9 तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ध्यान से समझना भाई, यहाँ क्या ऐड हो रहा है, 18, यहाँ क्या ऐड हो रहा है, 18, यहाँ भी क्या ऐड होगा, 18, तो 34 वाला आंसर आ जाएगा, खत्म। तो पॉइंट भी नहीं लगाना भाई आपको, ना कोई फॉर्मूला लगाना, सीधा आंसर मार्क करना है। अगला देखिए, इनमें से किस पोलिनोमियल के दोनों जीरो पॉजिटिव होंगे, यानी दोनों रूट, यानी जो वैल्यू उसकी सेटिस्फाई करेंगी फंक्शन को, वो दोनों पॉजिटिव होंगी। आपको कहाँ नजर आ रहा है, मेरे को यहाँ नजर आ रहा है। हमने पढ़ा था कि जीरो जो होते हैं वो होते हैं एक्स एक्सिस पे कितनी पॉइंट पे काटता है, तो ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, 2 रूट हैं दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर एक भी रूट नहीं है, देखिए एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, 0 रूट। यहाँ देखिए 2 रूट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ भी ऐसे ही है, 2 पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, 2 रूट है यहाँ पर भी। तो ग्राफ देख के अगली बार समझ आ जाना चाहिए कि भैया रूट कहाँ पर दिखते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। और 0 रूट का मतलब क्या है, देखिए ये 0 रूट,
अगला देखते हैं। लीनियर इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2, तब लाइन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे। केवल एक पॉइंट पे कटेगी लाइन, दो लाइन है, इसका मतलब ये होता है। पर इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इसका जो क्रॉस है ना वो आपस में सेम रहेगा, a1 b2 नॉट इक्वल्स टू a2 b1, मतलब उसमें भी यही कंडीशन फॉलो करेगी। तो यहां पर भी मैं यही करने वाला हूं, मुझे पहले से पता है, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। P इंटू Q1, P इंटू Q1 कहां पर है, ये रहा, नॉट इक्वल्स टू Q इंटू P1, सीधा आंसर आ गया। लिखना नहीं है इसके अंदर बैठ के, ये जो क्रॉस होता है ना इसमें सीधा कंडीशन लग जाती है, यहां से आती है ये a1 b2 नॉट इक्वल्स टू b1 a2। अगला देखिए, दस सेंटीमीटर रेडियस है, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है किसका, जो कैविटी कोनिकल निकाली गई है। भाई ये 10 है, ये 10 है, ये कितना होगा, 10√2। ठीक है जी। अब पाई आर एल, ध्यान से देखिए, पाई क्या है 3.14, रेडियस कितना है 10, एल कितना है 10√2, तो 314√2, ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगले सवाल पर आते हैं। ये बढ़िया सवाल भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल। ये कोई एपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, a16 माइनस a12 निकालना है। एक है कोई nth टर्म, ध्यान से देखिएगा, nth टर्म अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रहता है दोस्त, बिल्कुल यही रहता है। पर जब आप 16 वाला निकालेंगे तो भी a वही रहेगा, 12 वाला निकालेंगे तो भी a वही रहेगा, a तो चेंज नहीं होगा, और ना ही चेंज होगा आपका d, चेंज होगा केवल n-1। तो जब मैं इसे घटाऊंगा, 16 का मतलब है a तो आएगा ही, 16 माइनस 1 15d, पर मैंने a को लिखा नहीं है, 12 लिखूंगा तो a तो आएगा ही आएगा, जो कट जाएगा 12 माइनस 1 11 यानी 11d। तो मेरे को क्या निकालना है, 4d निकालना है, बेसिकली मेरे से ये पूछा है उसने। ठीक है, और d कितना है वो देख लो, आ जाओ भाई, -15 से -10 यानी +5 हो रहा है, वो बटा 4 हो रहा है, तो 5/4 है, 4 गुणा 5/4, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। बहुत शानदार सवाल है भाई ये, है ना, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पी क्यू टेंजेंट है, ए और बी के बीच में रिश्ता निकालना है। देखिए टेंजेंट है, 90 डिग्री बन गया। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं इसे, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया दोस्त एक, ठीक है, नहीं तो सवाल तो दुनिया कर रही है। ये एच है, ये पी है, ये बी है, एक बार इसको इसके साथ ऐड कर देंगे 2a + 2, और एक बार इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 2, बराबर आ गया इसके स्क्वायर के यानी 4b² के, तो 2 से कटा पहले और फिर ये वाले 2 से कटा। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया, a + 1 बराबर b², डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। यहां पर मैंने भाई पूरा सॉल्व नहीं किया इसे पाइथागोरस को, कि a² + 2b² बराबर a + 2 का होल स्क्वायर, ये नहीं किया मैंने कि a² + 2b का स्क्वायर किया बराबर a + 2 का होल स्क्वायर किया और फिर इसे सॉल्व किया, ये सब नहीं किया मैंने आपको पाइथागोरस का तरीका सिखाया है। एक बार प्लस कर दो सेम वेरिएबल के साथ, एक बार घटा दो, प्लस करा 2a + 2 घटाया 2 आ गया बराबर इसका स्क्वायर, यानी x + y और x - y किया x² - y² की जगह, और देखते ही हमारा आंसर आ गया है। अगला देखते हैं,
जो लाइन सेगमेंट इसे ज्वाइन करती है वो वाई एक्सिस द्वारा, ठीक है, वाई एक्सिस द्वारा इसे किस अनुपात में काटेगी? ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे सवाल करते हैं, मान लेते हैं एम अनुपात 1 में काटती है, ठीक है। जब वाई एक्सिस के द्वारा काट रही है तो एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? एम एक्स टू यानी 10m, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्लस एन एक्स वन यानी -4 बटा m प्लस 1 बराबर आ गया 0, ठीक है। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा m प्लस n, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 10m की वैल्यू 4 आ गई, m की वैल्यू 2/5 आ गई, तो 2/5 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो, क्योंकि वाई एक्सिस के द्वारा काटा गया है इसलिए उसका एक्स कोफिशिएंट 0 होगा। वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोफिशिएंट 0 होता है। तो हमने केवल यही फॉर्मूला लगाया है जो हम यहाँ पर लगाते थे कि भैया ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये पॉइंट है m अनुपात n में बांटता है, तो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ये आ जाता था x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालते थे तो m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा इसलिए हमने इसको 0 करके वैल्यू निकाल ली, खत्म। अगला देखिए, देवांश ने यह प्रूफ किया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है और सी एंगल आर के बराबर है, और उसने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई है? साइड एंगल साइड वाली भाई साहब। कौन सी? एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या होता है भाई? दो साइड के बीच वाला एंगल, ये मतलब होता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा भाई? बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, ध्यान से देखिए। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं ए सी बटा बी सी पी आर बटे क्यू आर। कहा है? ये रहा, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ए सी एंगल तो आएगा ही आएगा और उसमें आर एंगल आएगा ही आएगा, ठीक है, आर कोफिशिएंट। तो देखो सी एंगल यहाँ आएगा ही आएगा दोनों में, यहाँ नहीं आ रहा सी, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ दोनों में आ रहा है। वहां आर एंगल आएगा या आर का कोफिशिएंट आएगा ही आएगा, क्योंकि आर लेकर ही दोनों बगल वाली साइड लेनी पड़ेगी, यहाँ आर नहीं आ रहा, तो मैं वैसे भी देखकर आंसर मार्क कर सकता हूं। मीन निकाला है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप डेविएशन मेथड से x माइनस ए बटा एच बराबर यू देखकर। तो आपको u का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन में वैल्यू सब चीज दे रखी है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। 64 माइनस 62.5 यानी 1.5 बटा 5 बराबर u यानी 0.3। क्वेश्चन जानबूझ के लिया मैंने ये कि भैया पेपर में आपको देखिए पता नहीं क्या आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड, उसने सब कुछ खुद दिया हुआ है दोस्त, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी में 1 से ज्यादा दिख रही है? देखिए ये 1 से ज्यादा नहीं है, छोटी है, ये भी छोटी है, ये दिख रही है 1 से ज्यादा। 10% भी 1/10 होता है, वो भी 1 से छोटा ही होता है। तो सी ऑप्शन ऐसा है कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगला देखिए, किसी पोलिनोमियल के जो 0 है वो -3 और 8 है। अच्छा जी, यानी अल्फा और बीटा कह रहा है वो। अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 3 x माइनस 8, ठीक है। या तो पोलिनोमियल ये मिल जाए हमें, कहीं दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा,
अगर इसे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, अगर ये माइनस का साइन यहाँ मिल जाता तो मैं इसे आंसर मार्क कर सकता था, पर यहाँ पर नहीं है ये, तो या तो वो ये होता तो मैं मार देता, ये होता ये मार देता। पर यहाँ एक चीज हो सकती है कि अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, x माइनस 8 x प्लस 3, ठीक है, तो इसे मैं आंसर मार्क कर सकता हूं, ठीक है, इसे मैं आंसर मार्क कर सकता हूं। या तो यहां माइनस साइन होता तो सबसे एक्यूरेट होता। अगला देखिए, थीटा की वैल्यू बताइए, आर्क लेंथ इतनी है और रेडियस इतना है, एंगल बराबर आर्क लेंथ बटा रेडियस, तो ये कितना आ गया 11/14 180 डिग्री बटा पाई, ये कैलकुलेट करना है। पहली बात, मेरा जो आंसर आएगा 9 से भाग होगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया खत्म, ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये प्रोबेबल सवाल लेकर आया हूं मैं आपके लिए ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट एक एग्जाम हुआ, लास्ट में बताऊंगा एग्जाम कौन सा है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 है, क्या है, प्राइम नंबर है 1। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता, ठीक है। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, जिसके कि मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, क्या ये प्राइम और कंपोजिट दोनों है, जी नहीं, दोनों भी नहीं है। तो 1 को हम बोलते हैं, इस कैटेगरी में आता है 1, ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है, कोई सा भी नहीं है इनमें से। यहां पर भी क्या पूछ रहा है, देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो, कितने जीरो होंगे, कितने हल होंगे। मैंने क्या बताया था, कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2, तो 2 वाला मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, अल्फा और बीटा अगर जीरो है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है, फिर से ध्यान से समझना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है, माइनस बी बटा ए सी बटा ए, तो माइनस बी बराबर सी हो गया एक तरीके से, ठीक है जी। माइनस बी कितना हो गया 2, और सी बराबर कितना हो गया 3p, तो p बराबर कितना आ गया 2/3 आ गया भाई साहब, देखते ही आंसर आना चाहिए। अगला देखिए, दो लाइन है जो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा डी ऑप्शन वाला, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। जब तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एपी नहीं है, एपी में क्या चीज खास होती है कि डिफरेंस सेम होता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ आधा बढ़ रहा है, यहाँ भी आधा बढ़ रहा है, यहाँ भी, ये तो नहीं है। यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ये भी नहीं है। √2, 2√2, 3√2, ये भी नहीं है, √2 बढ़ रहा है। ये वाला है जो एपी में नहीं है, क्योंकि ये 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा, तो डिफरेंस इनका लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए क्यू के बराबर है, ए एंगल क्यू के बराबर है और बी एंगल आर के बराबर है, तो सी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी, यानी सिमिलरिटी लग जाएगी जब दो एंगल बराबर है तो। अब पूछा क्या है कि ए बी और ए सी का अनुपात क्या होगा। भाई ए के जैसा क्या है, क्यू है, और बी के जैसा क्या है, आर है, तो क्यू आर आ गया भाई साहब, ठीक है। ए सी, ए के जैसा क्या है, क्यू है और पी है, तो क्यू आर क्यू पी मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। गहराई जानी है कॉन्सेप्ट की भाई साहब, ऐसा नहीं है कि सीधा आपको सिमिलरिटी दे दी, आपको देखना पड़ेगा ए एंगल क्यू जैसा है, ए की जगह क्यू आएगा, बी की जगह आर आएगा, सी की जगह पी आएगा,
ए की जगह क्यू, बी की जगह आर, ए की जगह क्यू, सी की जगह पी, तो क्यू आर क्यू पी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है आपको, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, आ जाएगा 60 डिग्री के साथ क्या बनेगा 60/360 यानी 1/6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी, हाफ आर स्क्वायर साइन 60 जो कि √3/2 होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सेगमेंट पे भी कई सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो होंगे, ये अंडा, एक भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है कहीं पर, तो इसका कोई हल नहीं है भाई साहब, नो सॉल्यूशन। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, आइए देखते हैं। दो कोइंसिडेंट लाइन यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और क्या होगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2, कोइंसिडेंट होगा और डिपेंडेंट होगा, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, ये चीजें आती हैं पेपर में भाई साहब, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अगला देखिए, ए बी सी और डी एफ उसने खुद बोला है सिमिलर है, डीई और ए बी का रेशियो आ गया 2:1, डीई और ए बी का रेशियो आ गया 2:1, यानी जो इसकी साइड होंगी वो सारी दुगनी होंगी इससे। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। अब वो बोलता है बीसी अगर 8 है ना, बीसी अगर 8 है, ठीक है जी, तो क्या निकलेगा बीसी के कोरस्पॉन्ड, ईएफ निकलेगा, ईएफ कितना होगा 16 हो जाएगा क्योंकि डबल होगा। तो लिखना नहीं है बात बात पे AB/BC, ये वो बच्चे सिमिलरिटी में इतनी तंग रहता है हाथ उनका, तो आपको वैसे नहीं करना है, जैसे बताया मैंने वैसे आपको करना है। अगला देखिए, इसका जो मिड पॉइंट है वो कहां पड़ेगा, आइए देख लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। x1 + x2/2, 6 5 11, 11/2, -4 + 4/2 यानी 0/2 यानी 0। एक्स एक्सिस अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट कहां पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, एक्स एक्सिस मेरा आंसर आ जाएगा भाई। 11/2 और 0 यहां पड़ेगा ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया, इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा पता लग रहा है वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे ही आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं आ रहा क्योंकि माइनस नहीं है, तो ओरिजिन नहीं हो सकता। और अगर यहां पर भी कोई नंबर आ जाता तो डी ऑप्शन आ जाता, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, बीच में कहीं पर। अगला देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी ये वाला 30 डिग्री वाला, इसका एरिया है 7, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको बताना है भाई। 30 डिग्री 360 से क्या रिश्ता है, 12 गुना का रिश्ता है 360 का, तो एरिया भी 12 गुना हो जाएगा। अरे ये कहाँ आ गया, ये आ गया 12। ठीक है जी, भाई 30 डिग्री वाले का एरिया अगर 7 है, 360 वाले का कितना होगा, गुणा 12 कर देंगे, 12 7 84, सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ निकालना निकालना नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं भाई साहब। ये है 0 5 √3/2,
ये मीडियन है 0 0। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालने। ध्यान से समझना मैं इसको कैसे करने वाला हूं भाई। सबसे पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि ये हाइट कितनी है, √3/2 इंटू 5, √3/2a होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, तो साइड कितनी आ गई 5, यानी ये आएगा 5। ठीक है, ध्यान से समझना। अब 5 का मतलब क्या है भाई साहब, 2.5 इधर होगा और 2.5 इधर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा। भाई लॉजिकल बात है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीडियन है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर। 2.5 इधर का मतलब क्या है भाई, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा सब में, वो सब में है ही। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 5/2। ये कितना आएगा, -5/2। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। केवल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल है। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले वॉर्मूले से जाएंगे, बड़ा करके आएंगे। अगला देखिए, एक पोलिनोमियल है जिसके 0 का सम प्रोडक्ट के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा है, यानी -b बराबर c है, क्योंकि a तो कट ही जाता है। तो देख लेते हैं भाई, -b बराबर c नहीं है, -b बराबर c नहीं है, -b बराबर c है, 2 और 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बटा ए नहीं करेंगे बात बात पे। अगला देखिए, एक कोन को निकाला गया मैक्सिमम साइज के क्यूब के अंदर से, जिसकी लेंथ है l। भाई लेंथ अगर l है, ये l हो गया, ये हो गया l/2, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r², यानी l²/4 इंटू l। तो पाई इंटू l³/12 आ जाएगा। कोन जब निकालना है बड़े से बड़ा किसी घन में से, तो कोन की जो हाइट होगी, ठीक है, हाइट छोड़िए, ये जो होगा बेस, इसका बेस और इसका बेस सेम होगा। ठीक है जी, इसका बेस सेम हो गया, और हाइट हो जाएगी इसके बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है ये आज का। इक्वेशन ऑफ लाइन कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक की दूसरे पे चढ़ी हुई है। जब एक लाइन दूसरे पे चढ़ी होती है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए सारी चीज एक जैसी होती है उसकी, यानी एक्स वाले को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वाई वाले को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड वाले को उससे मल्टीप्लाई, सी वाले को। अब ध्यान से देखिए, क्या 2.5 का दुगना नजर आ रहा है, 2 का दुगना नजर आ रहा है, 3 का नहीं आ रहा, ये गया। 2.5 का दुगना नजर आ रहा है, 2 का दुगना नजर आ रहा है, 3 का दुगना 6, यानी यह -6 होता तो बात चल जाती। -6 वाला ये रहा, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2.5 का दुगना -2 का दुगना, 3 इधर आएगा, -3 -3 का दुगना, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये थे हमारे आज के सवाल। ठीक है, सवाल वही लिए मैंने आपके लिए जो आपके काम के हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आज की क्लास से, अगर आप वाकई में पूरी क्लास लास्ट तक देखते हैं। ठीक है जी, और क्लास अगर पसंद आए तो भाई लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है एनटीपीसी और यूपीएसआई के लिए ऐसी रिवीजन क्लास और लाई जाए, तो मैं और टॉपिकों की भी मिला के बेस्ट कंपाइलेशन आपके लिए ले आऊंगा। पर कमेंट आपके होंगे ज़्यादा तभी लाऊंगा दोस्त, नहीं तो मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पिछली बार भी मैंने यही किया था, जब मैंने शुरुआत करी थी तो बीच में आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए मैंने वो क्लास भी बंद ही कर दी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे को पता लगे कि हाँ बाकी में बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिवीजन क्लास का। ठीक है, तो और एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन थे ये किसके थे, ये क्वेश्चन थे आपके क्लास 10th के भाई साहब, बोर्ड के। अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ है सीबीएसई का परसों, ठीक है, कुछ दिन पहले, ये उसी के सवाल थे। अब आपको ये लगेगा कि 10th के सवाल हम क्यों करके जाए, भाई आपका जो लेवल है वो 10th तक का ही है, और जब आप 10th की किताबें खोलेंगे ना आपको ये लगेगा सारा कुछ तो हमारा पेपर वहीं से ही बनकर आ रहा है।
9th की 10th की किताबें उठा के देख लेना एक बार, ठीक है। पूरा पेपर आपका वहीं से ही बनता है, आप कोई सा भी पेपर उठा लो। तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है सीबीएसई का बोर्ड का, जिसके पीछे हा हुआ है, उसके सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज जो थे वो आपके काम के थे, उनमें से भी जो आपके काम के थे वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।